तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दामाद जी का असली चेहरा सामने आ गया। दोपहर को तनीषा का उनके पास फ़ोन आया। माँ, तुम तैयार रहना, कुछ देर में ड्राइवर तुम्हें लेने आता होगा। आज तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। सुमित्रा जी बोली, ठीक है, पर पहले तू यह बता कि आज नाश्ता करके क्यों नहीं गई। तनीषा ने बात को टालते हुए कहा, माँ, आज कुछ ज़रूरी काम था, शाम को मिलते हैं। और उसने फ़ोन काट दिया। बेमन से सुमित्रा जी ने साड़ी बदली और तैयार हो गई। कुछ ही देर में ड्राइवर उन्हें लेने आ गया। हॉस्पिटल में उन्हें विजय मिला, जो उन्हें कान के डॉक्टर के पास ले गया। विजय के चेहरे की मुस्कुराहट, जिसे देखकर वह निहाल हो जाती थी, आज उन्हें दुख दे रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, हम माँ बेटी को दुखी करके भी यह इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। इसकी यह मुस्कुराहट भी इसी की तरह बनावटी है। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और विजय को बताया, इनके एक कान की सुनने की शक्ति केवल 5% बची है। सुनने की मशीन लगाने का भी ज़्यादा फायदा होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पर दूसरे कान का इलाज संभव है। मैं कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख रहा हूँ, तुम इन्हें करवा लो और इनके लिए एक सुनने की मशीन भी ले लो। विजय ने खुशी खुशी हॉस्पिटल के सारे काम किए और शाम तक उनके आगे पीछे घूमता रहा। कान की मशीन लगने से अब उन्हें दूसरे कान से साफ साफ सुनाई दे रहा था। रात को खाने के समय तीनों की फिर से मुलाकात हुई। विजय तनीषा को डॉक्टर की बातें बता रहा था। सुमित्रा जी ऐसे जता रही थी जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जबकि उन्होंने कान की मशीन पहनी हुई थी और उन्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। तनीषा ने चिढ़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो माँ अभी भी ठीक से क्यों नहीं सुन रही। विजय बोला, शायद उन्होंने अपनी हियरिंग एड अभी नहीं पहनी है। तनीषा बोली, जब मशीन आ गई है तो माँ को उसे पहनने में क्या तकलीफ है। विजय बोला, वह आदत नहीं है ना, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी, तब हर समय पहन सकती हैं। तनीषा बोली, अब इन्हें कौन समझाए, इनके इस बहरेपन के कारण दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। विजय बोला, बस अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना, सारा दिन ठीक से कुछ खाया नहीं, अब शांति से बैठकर खाना खाने दो। तनीषा गुस्से में बोली, हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो झगड़ा करती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं। यह सारा किया धरा तुम्हारा है। ना तुम माँ को यहाँ बुलाते, ना ही मेरी सहेलियों के सामने मेरी फजीहत होती। तुम्हारी माँ नहीं है ना, माँ तो मेरी है। मजाक तो लोग मेरा उड़ाते हैं, तुम्हें तो उनकी बातें सुनकर मज़ा आता होगा। विजय ने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, कम से कम यह तो देखो, तुम्हारी माँ सामने बैठी है, इनके सामने झगड़ा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तनीषा बोली, किस बात की शर्म, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। इस झगड़े की जड़ भी तो यही है, और वैसे भी इनके सामने अगर कोई ढोल भी बजाए तो भी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। हमारी बातें कहाँ से सुनाई देंगी। देखो कैसे मज़े से बैठकर खाना खा रही हैं। सुनाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, पर दिखाई देना भी बंद हो गया है क्या। हमारे चेहरे का तनाव इन्हें नज़र नहीं आ रहा क्या। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, माँ को संभालना मेरे बस की बात नहीं। वहाँ मामा और उनके परिवार के लोग थे, इन्हें संभालने के लिए। उन्हें आदत भी हो गई है अब तो इनके इस बहरेपन की, पर नहीं, तुम्हें तो
आदर्श दामाद बनने की पड़ी थी। इनकी ऐसे चिंता कर रहे थे जैसे इन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया हो। विजय बोला, तनीषा तुम कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। हमारे होते हुए माँ की देखभाल कोई और करे, यह शोभा देता है क्या? वह हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे मामा या उनके बच्चों की नहीं। और अब तो समस्या ही खत्म हो गई है। इनकी दवाइयाँ शुरू हो गई है, कान की मशीन आ चुकी है, कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद कुछ दिन माँ को अपने साथ घुमाना फिराना। तनीषा बोली, इन्हें साथ लेकर अब तो मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। उस दिन सुहाना की पार्टी में मेरा जो तमाशा बना है उसे तुम भूल सकते हो, पर मैं नहीं। उस दिन भी माँ को पार्टी में ले जाने की जिद तुमने की थी। अब इन्हें तुम ही घुमाना फिराना, नहीं तो ड्राइवर को बोल देना। इतना कहकर तनीषा खाने की टेबल से उठ खड़ी हुई और विजय मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगा। सुमित्रा जी, जो अभी तक ना सुनने का नाटक कर रही थी, यह सब सुनकर खाना उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उन्होंने जल्दी से पानी पिया और खाना छोड़कर उठ गई। तभी उनके कानों से विजय की आवाज़ टकराई, माँ 10 मिनट बाद आपको दवाई भी लेनी है। उसने यह बात इतनी ज़ोर से कही कि एक बार तो सुमित्रा जी को लगा जैसे उनका कान ही फट जाएगा, पर अगले पल उन्हें एहसास हुआ कि उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सामने वाले को कितना ऊंचा बोलना पड़ता है। उनके लिए तो सामान्य बात थी, वही दूसरे के लिए तकलीफदायक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय ने अपनी पूरी शक्ति के साथ यह बात कही हो, फिर भी वह आश्वस्त नहीं था कि माँ ने उसकी बात सुनी है। तो उसने नौकरानी से कहा, 10 मिनट बाद माँ को याद से दवाई दे देना। उसके जाने के बाद नौकरानी बर्तन समेटते हुए बड़बड़ा रही थी, यह मेम साहब की माता जी ने तो हम सबका बुरा हाल कर दिया है। चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ जाता है, पर इनको कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक छोटा बच्चा और आ गया हो। बच्चे को संभालना इन्हें संभालने से ज़्यादा आसान है। कम से कम यह हमारी बात तो सुनता है। साहब और मेम साहब में कितना प्यार था, पर इनके आने के बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया। इनके यहाँ आने से कोई खुश नहीं, पता नहीं यह यहाँ से कब जाएंगी। वे चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। उन्हें यह जानकर बहुत धक्का लगा कि जिस दामाद को वे गलत समझ रही थी, इस घर में एक वही है जो उन्हें सच में चाहता है। बेटी तो उनके कारण शर्मिंदा है। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। पति के जाने के बाद शायद यह पहला अवसर है जब वह खुद को इतना अकेला और बेबस महसूस कर रही हैं। उनके दिल पर चोट लगी है। नहीं तो उन्होंने खुद से वादा किया था कि कभी भी आंसू बहाकर ना खुद कमज़ोर होंगी और ना ही अपनी बेटी को कमज़ोर करेंगी। तभी उन्हें नौकरानी का तेज स्वर सुनाई दिया। वह बेचारी चिल्लाकर उन्हें दवाई दे रही थी। उसने दवाई उनके हाथ पर रख दी और पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। शायद उसने उनकी आंखों की नमी देख ली थी। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आंटी चिंता मत करो, तुम जल्दी अच्छी हो जाएगी। सुमित्रा जी उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी और दवाई लेकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नौकरानी लाइट बंद करके चली गई। उन्हें सुहाना की पार्टी याद आने लगी, वही पार्टी जिसके कारण उनकी बेटी आज अपनी माँ पर शर्मिंदा है। अब तो उन्हें सब समझ आ गया था, कैसे तनीषा की सहेलियाँ
मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे नमस्कार कर रही थी। जहाँ वे खड़ी होती वहीं लोग आपस में हंसते हुए बातें करते दिखाई देते, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अब समझ आया लोग उन्हीं का मजाक बना रहे थे। लोगों की यह बातें उन्हें सुनाई नहीं दी तो क्या हुआ, पर तनीषा तो सब सुन सकती थी और शायद इसीलिए अपनी माँ का मजाक बनता देखकर ही वह जल्दी पार्टी छोड़कर घर आ गई थी। वे तो पार्टी छोड़कर आने को तैयार ही नहीं थी, पर जब तनीषा ने कहा कि उसका सर जोर से दर्द हो रहा है और उसे घर जाना है, तो बेटी की खातिर मन मसोसकर वह घर आई थी। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब वे नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो दोनों बच्चे उन्हें वहीं मिले। आज तनीषा बहुत खुश लग रही थी। उसने माँ के गले में बाहें डालकर उनके गाल पर प्यार किया और बोली, मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम नहीं जानती, ज़रूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो विजय जैसा अच्छा इंसान हमारे जीवन में है। सच कहूँ माँ, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें सुनाई नहीं देता। अगर उस दिन तुम पार्टी में लोगों की बातें सुन लेती तो तुम्हारा मन बहुत दुखता। पर विजय सही कहते हैं, किसी की कमज़ोरी का मजाक बनाना बहुत आसान होता है। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत पर ध्यान दो। माँ, वे मूर्ख लोग नहीं जानते कि तुम कितनी बहादुर हो। अकेले अपने दम पर तुमने अपनी बेटी की परवरिश की है। तुमसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती और ना ही विजय से अच्छा पति कोई हो सकता है, जो अपनी सास को भी अपनी माँ से बढ़कर सम्मान देता है। आज उन्होंने हम दोनों के रिश्ते को बिखरने से बचा लिया, नहीं तो तुम्हारी यह बुद्धू बेटी दूसरों की बातों में आकर तुमसे नाराज़ हो गई थी। बेटी की बातें सुनकर सुमित्रा जी का मन खुशी से भर गया, पर उन्होंने ऐसे दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं और बोली, क्या हुआ, आज माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। तनीषा ने उन्हें ज़ोर से बाहों में भरकर उनका माथा चूम लिया और हंसने लगी। माँ, तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कुछ सुनती ही नहीं। तभी विजय बोला, माँ बेटी के बीच में क्या मेरे लिए भी थोड़ी बहुत जगह है? उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उन्होंने बेटी दामाद दोनों को गले से लगा लिया। आज उन्हें बेटा ना होने का कोई गम नहीं था। उनके इस प्यारे बेटे ने आज फिर से उनकी खुशियाँ उन्हें लौटा दी थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद और बच्चों के साथ घूमने फिरने के बाद सुमित्रा जी वापस अपने घर प्यार भरी यादें लेकर लौट गई। उन्हें पता है जब भी उन्हें ज़रूरत होगी उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़कर उन्हें थाम लेंगे। बच्चों का यही प्यार और सम्मान उनकी असली पूंजी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।